भोपाल में 9, बंगलौर में 21 और हैदराबाद में 7 वारदातों समेत 100 वारदातें कबूली। और राजधानी रायपुर के टिकरापारा में अपहरण के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी। अपहरण के महज 4 घंटे के भीतर ही पुलिस ने बच्ची को किया बरामद। पड़ोसी ने ही किया था अगवा। ICXCT बेशक कर्मचारी बड़े खुश होंगे, क्योंकि केंद्र सरकार के ऐलान के बाद उन्हें शिवराज सरकार के इसी फैसले का इंतजार था। उम्मीद भी थी, मगर इतनी जल्दी बढ़ जाएगी यह शायद सोचा भी नहीं था। अक्सर हड़ताल और प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को सौगात देकर सरकार भी अब थोड़ी सी बेफिक्र हो गई है। मगर एक चिंता भी सता रही है कि दिवाली के पहले दिया गया यह फैसला सरकार की आर्थिक स्थिति का दिवाला न निकाल दे। तो दिवाली से पहले सूबे के 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए बढ़ाने का ऐलान सरकार ने किया है। 1 जुलाई से बढ़ा हुआ डीए कर्मचारियों को दिया जाएगा। लेकिन सवाल फिर भी है, क्योंकि करीब 1 लाख करोड़ के कर्ज में डूबी है शिवराज सरकार। ऐसे में अब कर्मचारियों के बढ़े हुए भत्ते का भार सरकार कैसे वहन कर पाएगी। खूब मनेगा जश्न, खूब छूटेंगे पटाखे और जलेंगी फुलझड़ियां, खूब मिठाइयां भी बटेंगी। जश्न नहीं, महाजश्न होगा, क्योंकि सुहानी ही तो हो गई है मध्य प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की दिवाली। केंद्र सरकार के ऐलान के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने भी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान किया है। 6% बढ़ाया गया है डीए। अब तक 113% था डीए, बढ़कर अब 119 हो गया है। 10 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को फायदा मिलेगा। हर कर्मचारी के वेतन में 1500 से 3000 तक का इजाफा होगा और राज्य सरकार पर हर महीने करीब 120 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ेगा। एरियर की राशि जीपीएफ अकाउंट में जमा हो। अक्टूबर से बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पंचायत सचिवों को देय महंगाई भत्ते की राहत दर में दिनांक 1 जुलाई 2015 से 6% की वृद्धि की जाएगी। सरकार ने सौगात दी है, बल्ले बल्ले हो गई कर्मचारियों की। दीपावली से पहले मिले इस तोहफे पर कर्मचारियों में खुशी का माहौल है। सरकार की खुले दिल से तारीफ कर रहे हैं। ये जो 6% महंगाई भत्ता मिला है, ये जुलाई से ड्यू था, तो सरकार ने उसी की तिथि से 1 जुलाई से दिया है। और चूंकि दीपावली के अवसर पर मिला है, तो प्रदेश के सभी कर्मचारियों में हर्ष की लहर है। बात खुशी की है जनाब, लेकिन सवाल बड़े हैं कि राज्य सरकार पर साल 2015-16 में 1,07,263 करोड़ का कर्ज है। राजकोषीय घाटा 5.6% है, जबकि केंद्र की गाइडलाइन है कि 3% के अंदर ही होना चाहिए घाटा। अब कैसे वहन करेगी अतिरिक्त खर्च राज्य सरकार, क्योंकि पिछले कई सालों से ले रही है मध्य प्रदेश सरकार कर्ज, मगर हर साल ये कर्ज मर्ज की तरह बढ़ता ही जाता है। साल 2014-15 में राज्य सरकार पर 1,06,263 करोड़ रुपए का कर्ज था। 2013-14 में 96,163 करोड़ रुपए का कर्ज था। कर्मचारियों की खुशी में कुछ तो कांग्रेस भी है, मगर विपक्ष का फर्ज अदा करना है साहब, कुछ कहना तो पड़ेगा ही। सरकार के फैसले पर सवाल खड़े किए, बोले कर्ज में डूबी है सरकार और सौगात बांट रही है। सरकार को ये भी देखना है कि कर्मचारियों की जो और मांगे हैं उन पर भी सरकार विचार विमर्श करे और 7वें वेतनमान की भी बात करे। मेरा तो ये निवेदन है, लेकिन सरकार को इसके साथ साथ राजस्व बढ़ाने के जो दूसरों का उन पर काम करना चाहिए और सरकार को जो बड़े स्तर पर खर्चा है, जैसे जो मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या बड़े प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनके खर्चों में सरकार को कटौती करना चाहिए। नवंबर में दिवाली है, मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस, जश्न तो दोहरा होगा। जाहिर है कर्मचारियों की दिवाली बेहतर होगी, अच्छी बनेगी, मगर कहीं अतिरिक्त बोझ से सरकार की आर्थिक हालत का दिवाला ना निकल जाए। भोपाल से एक्सप्रेस रिपोर्टर प्रभु पटेरिया के साथ अनिल सिंह कुशवाहा। तो जब हो जनता की चुनी गई सरकार की माली हालत बिगड़ने का अंदेशा,
एक वर्ग को खुश करने के लिए जब बिगड़े पूरे सूबे का हाल और सरकार के फैसले जब जनता पर भारी पड़े तो सवाल उठते हैं। डीए बढ़ाने से क्या संतुष्ट होंगे नाराज कर्मचारी? क्या सरकार के फैसले से और खराब होगी राज्य की माली हालत? राज्य सरकार की मदद से क्यों पीछे हट रही है केंद्र सरकार? तो इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे खास मेहमान। सबसे पहले रजनीश अग्रवाल जी, जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं। रजनीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ हैं जितेंद्र सिंह जी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संघ के। जितेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है वीरेंद्र खोगल, कर्मचारी कांग्रेस के नेता हैं। वीरेंद्र खोगल जी कर्मचारी कांग्रेस के नेता नहीं, कांग्रेस के भी बड़े नेता हैं। वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ हमारे विश्लेषक हैं राघवेंद्र सिंह जी, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं। राघवेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जितेंद्र जी, अब तो कर्मचारियों की बल्ले बल्ले हो गई, क्या कहेंगे आप? देखिए, कर्मचारियों का ये डीए जो है, ये एक समझौता है हमारा कि जैसे जैसे केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को डीए बढ़ाएगी, राज्य सरकार भी उसका पालन कर बढ़ाएगी। पिछले जब से माननीय शिवराज सिंह जी इस प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा अनुभव है, हमेशा ही हमें जो डीए का लाभ मिला है, क्योंकि भारत देश का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार होता है दीपावली, और ऐसे वक्त पे डीए की घोषणा में प्रदेश के कर्मचारी जगत की तरफ से उनके इस घोषणा का हार्दिक स्वागत करता हूं। और ये भी आशा करता हूं कि अन्य भी जो हमारे मुद्दे हैं उस पर भी सरकार इसी तरह से हम चर्चा के माध्यम से, इसके माध्यम से हमारी मांगों को निराकरण करती रहेगी। जहां तक डीए जो दिवाली के अवसर पे दिया है, ये बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। निश्चित ही आपने जो अभी अपने उसमें दिखाया है, ये कर्मचारियों के लिए हर्ष की बात है कि दीपावली पे सब कर्मचारी एक अच्छी दिवाली मनाएंगे। दीपावली पे उन्होंने दिया, सरकार पे कितना भार पड़ेगा ये तो अलग बात है, लेकिन अभी भी आप लोग खुश नहीं हैं, अभी आपकी मांगे बरकरार हैं। नहीं, देखिए, हमारी मांगे जो हैं, हम पिछले 6वें वेतनमान की जो विसंगति है, उस विसंगति के लिए तो हमारी लड़ाई है आज भी सरकार से, और वो विसंगति तो हम पूरा करवाएंगे सरकार से जी। जैसे 6वें वेतनमान की जो विसंगति है, हमारी जो ग्रेड पे का था, मैं आपको बता दूं कि जब 6वां वेतनमान इस प्रदेश में लागू हुआ था, तो उस समय 1800 से 2100 करोड़ रुपए का वर्णन इस प्रदेश सरकार पे आया था, और मात्र 2 से 225 करोड़ रुपए बचाने के चक्कर में करीब 1 से 1.25 लाख कर्मचारियों के साथ जो ग्रेड पे का जो किया गया है वो नहीं करना था। दूसरा, जो हमारा एक इंक्रीमेंट का मुद्दा है, जो कि इस प्रदेश की, इस देश की और अन्य इस प्रदेश की अन्य सरकारों ने जिन कर्मचारी साथियों को 1 जनवरी से 30 जून के मध्य 5वें वेतनमान में इंक्रीमेंट का लाभ मिलता था, उनको सबने दिया है। लेकिन आज हमारे यहाँ प्रदेश में 2 साल से कैबिनेट में वो फाइल लंबित है। ये हमारे लिए मुद्दा की बात है। तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के खिलाफ, दिग्विजय सिंह जी की सरकार हटाने के लिए उमा भारती जी को केंद्र से यहाँ मध्य प्रदेश में भेजा गया था कि आप जाइए और दिग्विजय सिंह को सत्ता से बेदखल कीजिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब माननीय उमा भारती जी ने इस प्रदेश में दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ दैनिक वेतन भोगियों को लेकर मंत्रालय के सामने धरना किया था और दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ एक आंदोलन कहना क्या चाह रहे हैं आप? मेरा ये कहना है, कर्मचारी सरकार बदल देते हैं, पलट देते हैं। मेरा ये कहना है कि आज भी इस प्रदेश का 20 से 22 हजार जो दैनिक वेतन भोगी है, वो न्यूनतम वेतन में अपना गुजारा कर रहा है। आज उनके बच्चे शादी करने लायक हो गए हैं, वो दादा दादी बन गए हमारे कर्मचारी, न तो उनका भविष्य है न उनको वेतनमान है। वही हमारे छत्तीसगढ़ सरकार में देख लीजिए कि जितने भी वहाँ पे दैनिक वेतनभोगी हमारे थे, उनको सबने वहाँ पे नियमित वेतनमान देकर उन पदों को ड्राइंग कैडर घोषित किया है। आज हमारी भी यहाँ पे प्रदेश में दैनिक वेतनभोगियों के संबंध में सरकार से मांग है कि जितने भी नए दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, मैं आपसे कहता हूं कि हम जब किसी मंत्री चाहे विधायक जब जाता है रेस्ट हाउस में, तो सबसे पहले उसके हाथ में अगर 1 गिलास पानी लेके आता है तो उस प्रदेश का दैनिक वेतनभोगी उनके हाथ में 1 गिलास पानी पिलाता है। तो ऐसे कर्मचारियों की इस प्रदेश में दुर्दशा क्यों है, इस पर सरकार को जितेंद्र जी, हम आपके पास फिर आएंगे, क्योंकि खोगल जी कांग्रेस से हैं, निश्चित तौर पर वो भी इस जो भी तोहफा मिला है उससे संतुष्ट नहीं होंगे, लेकिन और क्या मांगे हैं ये हम खोगल जी से जान लेते हैं। खोगल जी, क्या है मांगे? और त्रिपाठी जी, महंगाई भत्ता देने की जो प्रक्रिया है, ये निरंतर प्रक्रिया है। देश में जब महंगाई में दरों में वृद्धि होती है तो पहला जनवरी में और दूसरा जुलाई में महंगाई भत्ता केंद्र सरकार बढ़ाती है जी। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मध्य प्रदेश में आई है, केंद्र सरकार
ने जब जब डीए दिया उस तिथि से प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया गया है। 114 माह का 8,614 करोड़ रुपए कर्मचारियों की डीए की एरियर्स की राशि सरकार पहले ही हजम कर चुकी है। मध्य प्रदेश में 315 आईएएस है, 241 आईपीएस है, 296 आईएफएस है। ये केंद्रीय कर्मचारी हैं और इनको जो महंगाई भत्ता मिलता है केंद्र सरकार जिस तिथि से देती है उसी तिथि से इन सुविधा संपन्न वर्ग को महंगाई भत्ता मिलता है। मध्य प्रदेश में 2013 में हम सारे कर्मचारी संगठन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले थे। तब माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने निवास पर हम सभी को आश्वस्त किया था और हमने निवेदन किया था कि जो महंगाई भत्ता के आप 8,614 करोड़ रुपए हमारा हजम कर चुके हो, ये केंद्रीय तिथि से हमको मिलना चाहिए। और तब से ये परंपरा बनी कि केंद्रीय तिथि से महंगाई भत्ता सरकार देने लगी। अभी हाल में जो महंगाई भत्ता जुलाई 2015 से केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, उसको मध्य प्रदेश की सरकार ने जुलाई से तो दिया है, लेकिन जुलाई, अगस्त और सितंबर का जो एरियर है उसको सामान्य भविष्य निधि में डाल दिया है। तो हमारा निवेदन यह है कि इन 3 महीने का सामान्य भविष्य निधि खाते में डाल दिया है। अच्छा होता कि जब आईएएस, आईएफएस और आईपीएस को जुलाई से नगद भुगतान इसी हमारे राजकोष से हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के तृतीय और चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों ने ऐसा कौन सा पाप कर लिया कि जिनको 3 महीने का जो एरियर है उसको सामान्य भविष्य निधि खाते में डाल दिया गया। अगर यह नगद मिलता तो हमारे चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी को लगभग 3,000 रुपये महीने दीपावली पर मिलते, 3,000 रुपये नगद। जैसा कि अभी जिक्र हो रहा था राघवेंद्र सिंह जी से कि दाल भी खरीद सकते थे, बच्चों की मिठाई भी खरीद सकते, दाल भी 200 रुपये किलो तक जा रही है। इन 3,000 रुपये का जो एरियर सरकार ने सामान्य भविष्य निधि में डाला है, नगद मिलता, दालें खरीदी जा सकती थी, बच्चों के लिए कुछ कपड़े लिए जा सकते थे, कुछ मिठाई ली जा सकती थी, और हमारी भी मध्य प्रदेश के कर्मचारियों की दिवाली भी केंद्रीय कर्मचारियों की भांति सोल्लासपूर्ण वातावरण में मन सकती। जी, हम खोगल जी आपके पास फिर आएंगे, राघवेंद्र जी से टिप्पणी लेने का समय होगा, लेकिन पहले रजनीश जी से हम बात कर लेते हैं। रजनीश जी, आपने देखा कर्मचारी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, कर्मचारी कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, वो कांग्रेस की तरफ से ही बोल रहे हैं। आपने पूरी तरह से आपने इसका आकलन कर लिया होगा। 6% डीए बढ़ाने का फैसला हो गया, जैसे उम्मीद की जा रही थी दिवाली में। ये तो बिल्कुल उसी तरह की बात हुई कि बकरा जान से भी गया, मुल्ला जी को मजा भी नहीं आया। आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे लगता है कि एक अच्छा अवसर है, एक खुशी का क्षण है। कर्मचारियों की एक मांग थी और मुझे लगता है कि एक मांग ये वाली तो ऐसी है कि कर्मचारियों को कोई इसके लिए आंदोलन नहीं करना पड़ता। मुख्यमंत्री शिवराज जी इस मांग पर पहले ही तैयार रहते हैं और समय आने पर ये करते भी हैं। मुझे लगता है आज के दिन तो कम से कम सरकार को धन्यवाद देने की बात में कर्मचारी नेता हमारे कहते नहीं, धन्यवाद दिया है उन्होंने। सुनिए ना, लेकिन धन्यवाद दूसरी तरह से दिया। त्रिपाठी साहब, वही मैं बात कर रहा हूँ। तो धन्यवाद देने के बाद कहते कि ठीक है, बाकी बात भी हम कर लेंगे, बाद में करेंगे, लेकिन आज खुशी का दिन है। मुख्यमंत्री जी ने एक मांग हमारी पूरी की है, हमें डीए 6% का दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, और खुशी मनाते, खुद खुशी होते और उनको धन्यवाद देते। लेकिन किंतु परंतु इफ एंड बट के साथ में वही बात, ये मुद्दे वो मुद्दे। देखिए, एक बात समझना होगी, पूर्ववर्ती सरकार जो रही वो कर्मचारियों के प्रति कितनी संवेदनशील थी और वर्तमान सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कर्मचारियों के प्रति कितने संवेदनशील हैं। आप खजाने की बात कर रहे थे, आप मध्य प्रदेश के वित्तीय हालात की बात कर रहे थे। बिल्कुल, आप दिखा रहे हैं कि दोनों बातें, यानी कांग्रेस के प्रवक्ता को आपने दिखाया, आपने पैकेज में भी दिखाया कि मध्य प्रदेश की वित्तीय हालत ऐसी है, और कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि वित्तीय हालत को देखना चाहिए। लेकिन हमारे खजाने में अगर कुछ पैसा है तो वो कर्मचारियों को भी देंगे, सूखा की स्थिति बनी है तो किसानों को भी राहत देंगे, और तमाम जो विकास की गतिविधि है वो भी रुकने नहीं देंगे। ई पेमेंट से अगर ठेकेदारों को पेमेंट होना है तो वो भी करेंगे, सैलरी अगर डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचनी है तो वो भी पहुंचेगी। अगर कहीं नए पदों का सृजन होना है तो आपने कैबिनेट बैठकों को बात किया होगा, 2 पद 5 पद हर बैठक में सृजित होते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक वित्तीय अनुशासन, वित्तीय संयम के साथ में हम सबके कल्याण के लिए बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान
ये लगातार उदाहरण बन के प्रस्तुत हुए हैं। दूसरी बात, जो आप कर्ज की बात कर रहे थे, स्वाभाविक रूप से राज्य सरकारों पर कर्ज होता है। मैं राज्य सरकारों की बात कर रहा हूँ, अलग राज्यों की भी बात कर रहा हूँ। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार में कुछ ज्यादा ही नहीं है, मैं वो क्षमा करिएगा, नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ, नहीं है। और मध्य प्रदेश में तो एक जो कर्ज की लिमिट है, कर्ज की लिमिट तय होती है कि एक स्टेट गवर्नमेंट कितनी सीमा तक कर्ज ले सकता है अपने जीडीपी का। तो उस लिमिट को हमने आज तक क्रॉस नहीं किया। 3% से ज्यादा बढ़ नहीं होना चाहिए, 3% से ज्यादा बढ़ गया। अपने जीडीपी का जो हमने जो लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया, जो कर्ज लेने की लिमिट है उसको क्रॉस नहीं किया आज तक, इसलिए ओवरड्राफ्ट भी हमारा कभी नहीं हुआ। कर्ज तो हम लेंगे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर हमें मध्य प्रदेश को देना है, हमें मध्य प्रदेश को तेज गति से विकास करना है, तो कर्ज लेने में बुराई नहीं है। हम कर्ज चुकाएंगे भी, लेंगे भी, क्योंकि मध्य प्रदेश को बढ़ाना, ये इन्वेस्टमेंट है मध्य प्रदेश के लिए, और अगर उसके लिए जरूरत पड़ती है तो लेते हैं। अभी भी आपने देखा कि 30 पैसा सैकड़ा के हिसाब से हमने कर्ज लिया है भोपाल और इंदौर की मेट्रो के लिए जापान से। तो मुझे लगता है कि इसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी सबके कल्याण के लिए, सबके विकास के लिए शिवराज जी प्रस्तुत होते हैं। इसलिए मुझे लगता है कर्मचारी नेताओं को कम से कम आज तो किंतु परंतु लगाए बिना धन्यवाद अदा करना था। चलिए हम कर्मचारी नेता के पास जाएंगे, लेकिन राघवेंद्र जी, आपने हमारे खोंगल जी को सुना, हमारे जितेंद्र सिंह जी को सुना और रजनीश अग्रवाल जी का अपना तर्क सुना। अब आपकी यहाँ निचोड़ वाली क्या टिप्पणी है? मैं इस मामले में एक पुरानी कहावत से अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। जी। कहा जाता था कि मुगल गए तगारी में, यानी उन्होंने काफी निर्माण कार्य में पैसे खर्च किया, और अंग्रेज गए बेगारी में, बेगार बहुत कराते थे वो। और लोकतंत्र में जो सरकारें आई हैं ये जाएंगी पगारी में, पगार बांटते बांटते ये बर्बाद हो जाएंगी। मेरा ये जो कर्मचारी भाई हैं हमारे, उनसे भी कहना है और रजिश से भी कहना है कि हमारे कुल बजट का कितना पैसा स्थापना में खर्च होता है। अगर हम उसका अंदाज लगाएंगे स्थापना में और पेंशन में, तो आप ये समझ लीजिए कि जो लोग कहते हैं, एक और जुमला चलता है अक्सर कि जो सरकारी नौकरी में है वो सरकार का दामाद है। किसान मर रहे हो, विकास कार्य नहीं हो रहे हो, वो कुछ भी हो, हमको समय पर वेतन के साथ बोनस भी चाहिए, इंक्रीमेंट भी चाहिए। अगर उसमें कुछ नहीं मिलेगा तो वो सरकार की मुर्दाबाद और जिंदाबाद सब करेंगे। इसके अलावा एक चीज और, उससे हमारे साथी लोग ऑफ द रिकॉर्ड तो सहमत होंगे, हो सकता है कि कैमरे पर सहमत नहीं हो, और हर फाइल को बढ़ाने पर पैसा भी चाहिए। जी। अब ये इन तमाम चीजों को लेकर कर सकते हैं और उनसे पूछ लेंगे, और ये पूछा भी नहीं जा सकता। इन तमाम चीजों को नहीं, ये मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, ये सब ईमानदार हैं, लेकिन बहुत सारा प्रतिशत ऐसा है कि जो हर फाइल पर पैसे बढ़ाने की बात करते हैं, इसके बाद फाइल बढ़ती नहीं है। मैं कुल जमा ये एक दृश्य आपको बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो स्थिति है, सरकार भी इस मामले में कुछ ज्यादा डरी सहमी है। किसानों को लेकर वो जो कर रही है वो बहुत उपेक्षापूर्ण व्यवहार है। किसान आत्महत्या कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसान आत्महत्या कर रहे हैं। देश भर में होता था, लेकिन अपने यहाँ कभी नहीं होता था ऐसा। कुछ किसान, हाँ वो अलग बात है, लेकिन इस बार थोड़ा सा तादाद बढ़ गई है। हाँ, मैंने ऐसा कभी नहीं होता था कि वो चर्चाओं में आए, उसका जिक्र बने या वो मुद्दा बने। नहीं, दिग्विजय सिंह के शासनकाल में भी ऐसे हुए हैं, कई चर्चा है, बिजली के बिल को लेकर के भी कई बार चर्चाओं में आया था। नहीं, मेरा कहना यह है कि किसान आत्महत्या करता था कर्ज को लेकर, उत्पादन को लेकर, और उसके कृषि उत्पाद के मूल्य में कमी को लेकर आत्महत्या कभी नहीं की मध्य प्रदेश में, क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी खराब कभी नहीं हुई। हमारा ये कहना है कि सरकार, कर्मचारी हमारे साथी है, उनको मिलना चाहिए पैसा, वो मिले, वो सरकार को धन्यवाद दें, सरकार से झगड़ा करें, ये उनका हक है, क्योंकि वो सरकार के लिए काम करते हैं। अगर कर्मचारी काम ना करे तो राज्य सरकार का तंत्र संचालित। हम आपके पास आएंगे, रजनीश जी आएंगे। जी जी, राघवेंद्र जी, आप अगर कर्मचारी काम ना करे तो सरकार के काम नहीं होंगे, दफ्तर बंद हो जाएंगे, सारी समस्या जस की तस हो जाएंगी, उलझ जाएंगी। वो बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मेरा ये कहना है कि सरकार कर्मचारियों पर जितनी मेहरबान होती है, हो कोई दिक्कत नहीं है, वो उसके पास पैसा, मेहरबानी की बजाय राघवेंद्र जी, जितेंद्र जी ने कहा है सरकार पलटने का दम रखते हैं कर्मचारी, ऐसा उनका कहना है। नहीं, देखिए, ये हमने इस पर, उमा जी आई थी, ये उन्होंने बकायदे पूरा हवाला भी दिया है। अलग डिबेट हो सकती है जी, लेकिन सरकार लाते भी हैं तो सरकार उनकी वजह से जाती भी है जी, दोनों चीजें हैं, अपन उस पर नहीं जा रहे हैं। मेरा कहना ये है कि अभी जो कुछ हो रहा है उसको लेकर कर्मचारी सरकार को धन्यवाद दें, मालाएं पहनाएं या मुर्दाबाद के नारे लगाएं। लेकिन मध्य प्रदेश की जो आर्थिक हालत है, जो स्थिति है, वो ऐसी नहीं है कि इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जाएं। सरकार ने दिया है, अभी बीच में खबर आई थी कि प्रतिदिन सरकार को 1000 करोड़ रुपए का कर्ज देना पड़ रहा है, प्रति माह ये स्थिति बन रही है। और अभी लगभग 6000 करोड़ रुपए सरकार ने जापान जाने के पहले लिए थे।
मेरा कुल जमा ये कहना है कि जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, विकास बढ़े हैं, सड़कें बनी हैं, बिजली की हालत सुधरी, लेकिन इसके विपरीत माली हालत के मामले में खजाना जितना अभी तंग हुआ है, इतना पहले बीजेपी की सरकार में कभी नहीं आएंगे हम आपका। लेकिन खोगल जी ने एक राघवेंद्र जी बात कही, उन्होंने जिस तरह कर्मचारियों के बारे उन्होंने बाकायदे आंकड़ों के साथ गिनाया कि जो इलीट क्लास है, माने इलीट वर्ग है कर्मचारियों का, आईएएस के कितने हैं, आईपीएस के कितने हैं और कितने हैं, इनकी सुविधाओं में कहीं भी कटौती नहीं होती है। जैसा कि उन्होंने कहा कि 3 माह का भविष्य निधि में उनका जो पैसा था, एरियर्स था, डाल दिया गया, तो छोटे कर्मचारियों पे ज्यादा कटौती होती है। क्यों खोगल जी, आपका यही कहना है? जी जी उनकी बात बहुत सही है। राघवेंद्र जी, हम थोड़ा सा रोकेंगे, हमारे साथ कुछ दर्शक हैं जो अपने सवाल करना चाह रहे हैं। खुरई से हमारे साथ हैं उमेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। उमेश जी अपना सवाल करें और टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। जी 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 जी, मैं भीरन खोगल जी से प्रश्न करना चाह रहा था। जी, मैं भी अध्यापक हूँ जी, और आज जो प्रदेश की स्थिति है वर्षा की वजह से, जी, इसको देखते हुए अगर हमारा डीए जी 4 महीने बाद मिल जाएगा या 6 महीने बाद मिल जाएगा तो हमारे साथ बजट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी, लेकिन सर हमारे पैसे का जीपीएफ में जाने से जी, हो सकता है हमारे किसानों का कुछ भला हो जाए, इसमें कहीं ऑब्जेक्शन वाली बात नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, खोगल जी से हम उत्तर लेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है दतिया से, पार्वती जी। पार्वती जी, आपका बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। सर, मैं एक अध्यापक हूँ। आप जो स्क्रीन पे लिख रहे हैं कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, जी, इस जो 6% डीए बढ़ा है, उससे हमारे तो मात्र 500-600 रुपए बढ़े, हमारी कैसे बल्ले बल्ले होगी सर इसमें? जी, क्या इसमें हमारी तो सिर्फ 500-600 रुपए बढ़ेंगे, हमारी कैसे बल्ले बल्ले होगी? मैं एक अध्यापक हूँ दतिया से। 500-600 रुपए में बल्ले बल्ले नहीं हुई, चलिए हम उसको हल्ले हल्ले कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए खोगल साहब, राघवेंद्र जी, आपकी बात पूरी हो गई क्या? मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि इस पूरे मध्य प्रदेश की जो अभी आर्थिक स्थिति है, उसमें सरकार ने जो भी कुछ किया है उसमें सरकार कर्मचारी सरकार को बधाई दे, धन्यवाद दे। लेकिन मैं दूसरी जो बात आपसे कर रहा था कि जो सीन चल रहा है मध्य प्रदेश का, बड़ा आर्थिक हालत में बहुत तंग है, कर्ज में डूबे जा रहे हैं, किसानों की हालत खराब है और सड़कों और बाकी स्थिति की स्थिति ठीक नहीं है। ऐसे में सरकार जो अनुत्पादक कार्यों में पैसा खर्च कर रही है, उसे उसमें रोक कर कुछ किसानों की चिंता करनी चाहिए, कुछ शिक्षा के क्षेत्र में चिंता करनी चाहिए, कुछ स्वास्थ्य के क्षेत्र में। ये तो दर्शक ने भी खोगल जी से पूछ लिया है कि कर्मचारियों का अगर डीए में अगर उन्होंने भविष्य निधि में डाला है तो अभी हमारे आपके पास आ रहे हैं रजनीश जी, चूंकि दर्शक ने खोगल जी से सीधे सवाल किया, उत्तर ले लें, फिर राघवेंद्र जी की कौन सी बात पे आपको आपत्ति है, हम निश्चित तौर पे, मुझे मालूम है किस बात पे आपत्ति होने जा रही है, मैं आप ही के पास आ रहा हूं। खोगल साहब, आपके दर्शक ने कहा कि अगर जो किसान है जो इस समय मर रहा है, करा रहा है, उसके लिए अगर उसको राहत देने के लिए वो पैसा अगर लगाया जा सकता है तो संभवतः वो ज्यादा उपयोगी है। खोगल जी। त्रिपाठी जी, दरअसल कर्मचारियों के सामान्य भविष्य निधि में जो एरियर्स की राशि जमा की गई है जी, उससे किसानों को किसी भी प्रकार का, इस प्रदेश के जो हमारे अन्नदाता है उनको किसी प्रकार का लाभ होने वाला नहीं है। राघवेंद्र सिंह जी ने किसानों की जो आत्महत्याओं की ओर ध्यान इंगित किया है जी, उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि केंद्र में भी सौभाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और जब मध्य प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में, जो पहले कभी नहीं हुआ था, हम विदर्भ वगैरह का सुना करते थे किसानों की आत्महत्या के मसले और मामले, आज मध्य प्रदेश में वो दुर्घटनाएं घट रही है और ये बड़ी अप्रिय घटनाएं घट रही, जो आत्महत्या के लिए हमारा अन्नदाता विवश हो रहा है। तो हमारा निवेदन यह है कि माननीय मुख्यमंत्री जी जाए और प्रदेश में इस सूखे की स्थिति के लिए उनकी केंद्र में भी सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी से उनकी सहायता के लिए राशि लेके आए, ताकि आत्महत्या के लिए नहीं। जो कर्मचारी ने एक बड़ा सवाल किया, वो खुद अध्यापक है, उन्होंने कहा कि हमें बहुत ज्यादा बजट में फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन किसानों पे इस समय उनको राहत की बहुत जरूरत है। सवाल इस बात का है कि जो अपने कर्मचारियों के लिए जो एरियर्स की राशि जीपीएफ में जमा की गई है, उससे किसानों को कहां से फायदा मिलने वाला है? अगर किसानों को फायदा मिलता तो हम तो इसका स्वागत करते। दूसरी ओर मैंने जो ध्यान आकर्षित किया था कि जो आईएएस है, जो आईपीएस है, जो आईएफएस है, इनका एरियर्स क्यों नहीं जमा किया जाता, जो कि सुविधा संपन्न है और इनको लाखों में तनख्वाह मिलती है। एक आईएएस आईएफएस का 2-2 4-4 वाहन होते हैं, पेट्रोल जल रहा है, डीजल जल रहा है, तनख्वाहें ज्यादा है, सुविधाएं ज्यादा है। जो चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी, तृतीय श्रेणी का कर्मचारी है, जिनको 3000 रुपए भी दीपावली पर नगद मिल जाते, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बात हो जाती। जी,
बिल्कुल बिल्कुल खोगल जी, आपने हमारे दर्शक का उत्तर दिया। अब रजनीश जी, आपको जिस बात से परेशानी थी मैं चाहूंगा कि आप उसका उत्तर दे दें, लेकिन अगर आपकी अनुमति हो तो मेरे साथ कुछ और दर्शक हैं, उनके सवाल ले लें, फिर हम आपके पास आ जाते हैं। जी, उज्जैन से हमारे साथ रवि जी हैं। रवि जी, आपका स्वागत है बहुत बहुत, आप सवाल करें। सर, मेरा सवाल ये है कि जैसे मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल जो अनुकंपा नियुक्ति है जी, तो सर इसमें आईटीआई 60% मांग रही मध्य प्रदेश शासन और ग्रेजुएशन। आप अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। सर, मैं टीवी और लाइव टेलीविजन से देखा, मैं आउट ऑफ जी, स्टेशन हूँ, जी। मुझे खबर मिली तो मैंने कॉल किया और मेल अच्छी हो गई, मेरा कॉल लगा। सबसे पहले आप सभी को मेरा नमस्कार, जय श्री राम जी। तो सर मेरा यही निवेदन है कि मध्य प्रदेश शासन इस संबंध में जाता है। सर, अनुकंपा नियुक्ति का मतलब क्या होता है? आपका सवाल किससे है? सर, मेरा सवाल ऊर्जा विभाग के लिए है, अनुकंपा नियुक्ति के लिए। आप मतलब हमारे माध्यम से आप अपनी बात ऊर्जा विभाग में रख रहे हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय ऊर्जा विभाग से संबंधित कोई अतिथि नहीं है जो आपका उत्तर दे। आपका धन्यवाद, आपने हमारे माध्यम से ऊर्जा विभाग के अधिकारियों के सामने अपनी बात रखी। निश्चित तौर पे अगर उन्होंने सुना होगा तो आपके जो भी शंका है उसका समाधान करेंगे। हमारे साथ एक और दर्शक है दमोह से प्रदीप राय जी। प्रदीप जी, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। सर, आज जिस तरह हमारा प्रदेश कर्ज तले ब्याज तले दबा जा रहा है, उससे हमें ऐसा नहीं लगता कि ऐसा समय आ गया है कि खैरत वाली योजनाओं की समीक्षा हो और अपात्रों को हटाया जाए, जैसे 1 रुपए किलो गेहूं, 2 रुपए किलो चावल, और ये सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय अधिकारों और घोटालों की हमेशा मॉनिटरिंग हो। और मेरा दूसरा प्रश्न है कि डीए के 6% बढ़ाने के पीछे क्या केंद्र के समान 6वें वेतनमान की विसंगति और भविष्य के 7वें वेतनमान से ध्यान हटाना तो नहीं है क्या? क्या अंतिम में क्या कहा आपने? डीए के 6% बढ़ाने के पीछे ये 6वें वेतनमान की विसंगतियां और 7वें वेतनमान से दिमाग डाइवर्ट करना तो नहीं है क्या? चलिए ये तो निश्चित तौर पे जितेंद्र जी बताएंगे कि आपका दिमाग, सरकार आपका ध्यान दूसरी तरफ घुमा रही है। हमारे साथ एक और दर्शक है दतिया से मुकेश जी। मुकेश जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हेलो, हाँ सवाल करें मुकेश जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। हम सर ये पूछ रहे थे कि जो अभी डीए हमको मिला है जी, आप अपने टीवी देखिए मुकेश जी, अगर टीवी सेट का वॉल्यूम बंद नहीं करेंगे तो माफ करिएगा, मैं आपका सवाल नहीं ले पाऊंगा। हम सर ये पूछ रहे थे कि जो हमको डीए 6% मिला है जी, उसमें हमको मुझसे से 300-400 रुपए बढ़ेंगे, इसमें हमारी क्या बल्ले बल्ले होगी? दूसरी तरफ हम ये पूछ रहे हैं प्रवक्ता बीजेपी वाले से, श्रीमान जी से, कि हम लोगों को ट्रांसफर नीति क्यों अटकाए हुए पुरुष अध्यापकों की? 4 साल से बराबर बोलता है कि ट्रांसफर नीति दे रहे हैं, ट्रांसफर जी। आप अध्यापक हैं क्या? और हम जी सर, हम अध्यापक हैं और हम लोगों को 500 किलोमीटर हम दूर डले हुए अल्प वेतन में। चलिए, आपके अगली बार से रजनीश जी ऐसा प्रयास करिए, उनको घर भिजवा दीजिए जहां उनका स्कूल है। और आपने सवाल उनका सुन लिया, हम उससे उत्तर लेंगे। लेकिन हमारे साथ एक और दर्शक है रायसेन से, श्याम सुंदर जी, स्वागत है, अपना सवाल करें। लगता संपर्क है जी। रजनीश जी, आपसे ही सवाल किया है। मैं चाहूंगा राघवेंद्र जी की जो बात से आपको आपत्ति है थी उसको भी संक्षेप में उत्तर दे दीजिए, और हमारे सीधे जो दर्शक ने आपसे सवाल किए हैं उसका भी उत्तर चाहिए। देखिए राघवेंद्र जी जो किसानों के बारे में बात कर रहे थे और मध्य प्रदेश के वित्तीय हालात के बारे में बात कर रहे थे, मैं केवल 2-3 बातें कहना चाहता हूं। एक बात तो हम सबको पता है, मध्य प्रदेश कृषि प्रधान राज्य है। मूल जो हमारे यहाँ किसान है उसका उत्पादन जो है, किसान जो खेती करता है उसके उत्पादन के कारण पूरी इकोनॉमी चलती है। किसान के घर में पैसा आता है तो वो बाटा के शोरूम में भी जाता है, वो किराने की दुकान से किराना भी उठाता है, कपड़े भी लेता है, जूते भी लेता है, और घड़ी भी पहनता है, टीवी भी लेता है। पूरी इकोनॉमी उसी से खड़ी होती है, व्यापारियों की हलचल हो या मंडियों की हलचल हो। मुझे लगता है कि पिछले 4-5 साल का इतिहास किसानों का, खेती का हमें पता है। कभी अतिवृष्टि के कारण, कभी सूखा के कारण, कई प्रकार के संकट जो देवीय आपदा हम कहते हैं वो हुई है जी। ये हमें समझना पड़ेगा। ये केवल किसानों की चोट नहीं होती, ये पूरी इकोनॉमी पर चोट होती है, मध्य प्रदेश की पूरी अर्थव्यवस्था पर चोट होती है, हमारे राजस्व की बहुत बड़ी क्षति होती है। दूसरी तरफ किसानों के लिए राहत देने के लिए भी अपने तमाम जो बजट के प्रावधान हैं उनमें कहीं कमी पेशी करते हुए हमें किसानों को मुआवजा भी देना पड़ता है, राहत भी देना पड़ता है। किंतु इसके बावजूद भी किसानों को दी जाने वाली राहत, अगर अभी किसानों की आत्महत्या को लेकर बात कर रहे हैं तो पहले जो प्रावधान थे भारतीय जनता पार्टी सरकारों की आप बात कर रहे हैं, तो किस क्षेत्र में, मतलब वो सरकार है शिवराज सरकार की, इसने कानून तक बदल डाले किसानों के हित में।
0% ब्याज की बार बार बात उठती है। ये मुझे लगता है कि सबसे बड़े उदाहरण किसान मुद्दा नहीं है, कर्मचारी मुद्दा है। रजनीश जी, ये देखिए, राघवेंद्र जी ने जिस हिसाब से कहा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में आत्महत्याओं की तादाद बढ़ गई है, मुझे लगता है ये समझना पड़ेगा। 4-5 सालों का संकट, उसका परिप्रेक्ष्य, उसका संदर्भ हमें समझना पड़ेगा। हर मौत निंदनीय है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं हो सकता, मैं समझता हूं। रही बात वित्तीय हालात की, मैंने कहा बार बार कि जो कर्ज है, कर्ज से घबराइए मत। मध्य प्रदेश पर जो कर्ज है वो मध्य प्रदेश की सीमा से बाहर का कर्ज नहीं है। रिजर्व बैंक ने जो सीमा तय की है उससे बाहर का कर्ज नहीं है। मध्य प्रदेश ने कोई ओवरड्राफ्ट नहीं लिया हुआ है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। जो हमारी जीडीपी है, जीडीपी के जिस अनुपात में हमें कर्ज लेना चाहिए उससे हम नीचे हैं जी, है ना। तीसरी बात, अब वो कर्मचारियों को उत्तर मिल जाए। कर्मचारियों का देखिए, मैं आपके मंच से कई बार ये बात कर चुका हूं, ये शिक्षा कर्मी से अध्यापक हुए। शिक्षा कर्मी जो अवधारणा थी वो इसकी कि जो स्थानीय निकाय है, पंचायत हो या नगरीय निकाय, वो अपने क्षेत्र में अपने युवाओं को भर्ती करते थे, वहीं रहें, अपने घर पर रहकर पढ़ाएं। और उनके लिए चूंकि स्थानीय निकायों के माध्यम से भर्ती होती थी, इसलिए ट्रांसफर की व्यवस्था नहीं की गई थी। अभी भी उनका अध्यापक संवर्ग कर दिया गया, उनका वेतन 5 से 10 गुना बढ़ गया, लेकिन इसके बावजूद भी अभी ट्रांसफर नीति, क्योंकि वो वहीं लोकल में है और लोकल में सेवाएं दें तो कम पैसे में भी वहां घर पर रह के बच्चों को पढ़ा सकते हैं। इस हिसाब से विचार हुआ था। अब वो चाह रहे हैं गाँव से छोड़ के शहरों की तरफ आ जाए। उसमें भी अगर पति पत्नी है तो उनके लिए व्यवस्था है, विकलांग है तो उनके लिए व्यवस्था है, महिलाएं हैं तो उनके लिए व्यवस्था है। लेकिन पूरे अध्यापक के लिए ट्रांसफर की नीति बन जाए तो पूरी ये अवधारणा ही बदल जाएगी। जी नहीं, इस मुद्दे पे लगभग हम जब भी डिस्कशन किए हैं तो हमेशा ये सवाल आते रहे ट्रांसफर नीति को लेकर के। और शायद आपने भी कहा कि हाँ, जिस तरह से कि एक सवाल आया था, इनकार नहीं करता, लेकिन एक बात बताइए त्रिपाठी जी, सभी गांव से शहर में आ जाएंगे या गांव से कस्बों में आ जाएंगे तो गांव में कौन रहेगा? क्या गांव में हमारी मध्य प्रदेश में गांव में क्या हमारे भाई बहन नहीं रहते क्या? मैं भी गाँव का रहने वाला हूँ, गाँव के स्कूल में पढ़ाऊँ 500 की आबादी में, तो वहाँ बिना टीचर के स्पष्ट ट्रांसफर नीति बन जानी चाहिए कि हम नहीं करेंगे। लेकिन एक तरफा नीति नहीं हो सकती। मुझे लगता है ये अवधारणा कांग्रेस शासन में बनाई थी कि एक छोटी पंचायत में वहीं का युवा वहीं पढ़ाए, और उन्होंने तो 500 रुपए से शुरू की थी। हम तो आप कई गुना वेतनमान दे रहे हैं, आपको भी पता है, आप भी जानते हैं। मुझे लगता है कि ये समझने की बात है, इसमें क्या और सुधार हो सकते हैं शासन के लोग सोचेंगे, विचार करेंगे। मुझे लगता है कि अगर इसमें कोई सुधार हो सकते हैं तो निश्चित रूप से सुधार होकर नीति आगे बढ़ेगी। जी जी रजनीश जी, हम जितेंद्र सिंह जी के पास चलते हैं, लेकिन हमारे साथ कुछ दर्शक हैं। दतिया से दर्शन जी, इसके पहले दतिया से पार्वती जी ने सवाल किया था, दर्शन जी ने सवाल करेंगे। दर्शन जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी नमस्कार, मेरा कोई सवाल नहीं है, मैं सिर्फ अपनी राज्य सरकार को, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि दिवाली के अवसर पर उन्होंने 6% DA बढ़ाया है। आप भी कर्मचारी हैं? जी, मैं अध्यापक हूँ। चलिए, जितेंद्र सिंह जी को खोगल, जितेंद्र सिंह जी और खोगल जी ने सुन लिया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके सामने अपनी बात रखी, अपनी जो प्रसन्नता है उसको आपने व्यक्त किया। हमारे साथ एक और दर्शक हैं रायसोनी से, प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। हाँ सर, ये बोल रहे थे, ये 10 साल में मेरा वेतन 3500 से लगभग 26,000 हो गया। तो 3500 से 26,000 जी। तो ये शिवराज सिंह जी को बधाई हो। और सर, ये वेतन संबंधी तो चर्चा हो रही है जी। इसके साथ ये जो सरकार कर्मचारी को अन्य सुविधाएं हैं जी, जो जिसमें वित्तीय घाटा नहीं है सरकार को जी, यदि उनका लाभ मिल जाए तो इसमें सरकार को भी नुकसान ना हो, कर्मचारी भी खुश हो जाए। चलिए, आपने बात भी रखी और सरकार को भी खुश रखा, मतलब दोनों चीजें एक साथ रखी। जितेंद्र जी, आपने हमारे दर्शक जो है उनकी बात वो कर रहे हैं। जी जितेंद्र जी, आपके पास सवाल आए हैं और साथ में एक और दर्शक है हमारे साथ छतरपुर से। दिनेश जी, अपना सवाल करें, स्वागत है आपका। ये बोलना चाहता हूँ जी, सभी कर्मचारियों की वेतन बढ़ते, आपकी आवाज कट रही है। जी सर, हेलो जी सर, कभी अतिथि शिक्षकों की वेतन क्यों नहीं बढ़ती सर? 100 रुपया 100 चलिए, अतिथि शिक्षकों का वेतन क्यों नहीं बढ़ाते, रजनीश जी के पास चलेंगे। लेकिन जितेंद्र जी, आपके पास कुछ कर्मचारियों ने बात रखी कि वो बहुत खुश है, लेकिन आपकी तरफ से अभी भी खुशी का इजहार नहीं हो रहा। दूसरा, एक हमारे ऊपर कई प्रश्न खड़े किए हैं कई दर्शकों ने कि कर्मचारियों की बल्ले बल्ले। आप खुद बता दीजिए मुझे क्या लिखना था, यहाँ हेडिंग क्या देनी थी?
नहीं देखिए, आपको भी अपना टीआरपी बढ़ाना है तो आप नहीं, टीआरपी नहीं, हमने एक लाइन रखी, आज 6% डीए मिला, मैंने बल्ले बल्ले की। अब आप बता दीजिए कि क्या कर्मचारी, देखिए क्या होता है डीए मिलना, ये क्या हमें बोलना था आपने अगर बल्ले बल्ले की, मैं इसका स्वागत करता हूँ। स्वाभाविक है कि हर कर्मचारी, हम कर्मचारी नेता हैं, जिस दिन से केंद्र सरकार ने डीए घोषित किया है ऐसा कोई दिन नहीं होगा जिससे 25 कर्मचारी हमसे प्रश्न नहीं करता होगा। लेकिन ये खुशी की बात है, और दिवाली के अवसर पर एक जो मुख्यमंत्री जी ने दिया है ये और भी दुगनी खुशी की बात है। अभी एक विषय आया अध्यापकों को लेकर, मैंने उसमें आपसे अनुमति चाहिए थी। अध्यापकों का, जैसे कि हमारे रजनीश भाई साहब ने बताया कि शिक्षा कर्मियों की जब भर्ती हुई थी तो उसी ग्राम पंचायत के अंतर्गत हुई थी, लेकिन जब 2000 में संविदा शिक्षकों की भर्ती हुई, फिर 2003 में हुई, फिर उसके बाद 2005 में व्यापम से जो परीक्षाएं हुई, तो उसमें ऐसा हुआ है कि एक जिले का आदमी दूसरे जिले में, और वो काउंसलिंग के माध्यम से सबने भर्ती की। अभी जो हमारा अध्यापक कितने आक्रोशित हुआ है उसके पीछे एक उनका वेतन बढ़ाया, हम इससे इनकार नहीं करते, लेकिन जो आक्रोशित होने का कारण है आज अध्यापक का, कि आज हमारा अध्यापक जो है रिटायर हो जा रहा है, उसको पेंशन की व्यवस्था नहीं है, उसका बीमा का वो नहीं है। एक में सबसे मतलब एक अनुकंपा नियुक्ति की बात अभी इसमें आई थी। मैं आज से 10 साल पहले के इतिहास में जाऊं कि जब 5वां वेतनमान लागू हुआ था और 30% पदों की कटौती हुई थी और छत्तीसगढ़ राज्य बना था, उस समय ऐसा क्राइसिस आया था इस प्रदेश के अंदर कि 55 विभागों के लोगों को शिक्षा विभाग में संविदा वर्ग 1, संविदा वर्ग 2 और 3 पर कलेक्टरों के माध्यम से अनुकंपा नियुक्ति कराई गई थी। अन्य विभागों के लोगों को शिक्षा विभाग ने नियुक्तियां दी, और आज इस प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हो गई है, हम बार बार इस विषय को उठाते हैं कि हमारा जो शिक्षक है अगर वो एक्सपायर होता है तो उसके बच्चे को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं है। ये हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है नहीं, बाकी जगह है पात्रता, उसको नहीं है। नहीं देखिए त्रिपाठी जी, इसमें आपको बताऊं कि अगर कोई हमारा शिक्षक है उसको पता है कि वो मरने वाला है तो वो अपने बच्चे को पहले ही डीएड बीएड कराए। इस प्रदेश में इतना इतिहास रहा है कि अगर आईएएस भी मरता है तो उसके बच्चों को एलडीसी की नियुक्ति दी जाती थी, और नियुक्ति के बाद उसको टाइपिंग पास की छूट दी जाती थी। टाइपिंग पास करता था तो उसके इंक्रीमेंट लगते थे। ऐसे ही संविदा शिक्षक का है, संविदा शिक्षक को नियुक्ति होती थी, अगर वो आज भी है संविदा शिक्षक के रूप में भर्ती होती है, अगर वो डीएड बीएड उपाधि प्राप्त कर लेता है तो उसको अध्यापक बना दिया जाता है। हम बार बार मांग कर रहे हैं सरकार से कि भाई हमारे हजारों आज अध्यापक, उनकी पत्नियां, उनके बच्चे आज भूखे मरने के कगार में है, सरकार क्यों नहीं उनको अनुकंपा नियुक्ति कर रही। अभी सेंट्रल से स्मृति ईरानी जी आई थी, जब हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया, अब आपने ऐसा कर दिया कि उसमें हम उनसे सरकार से आपका क्या कहना, जो संविदा शिक्षक है अगर उसकी दुर्भाग्य से, शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो अध्यापक संवर्ग में हमारा जो अध्यापक है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे अध्यापक संवर्ग और शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ मैं, शिक्षा विभाग की बात कर रहा हूँ। शिक्षा विभाग में अगर सहायक शिक्षक एक्सपायर होता है, हायर सेकेंडरी स्कूल का प्रिंसिपल एक्सपायर होता है, लेक्चरर एक्सपायर होता है, कोई शिक्षा विभाग का बाबू एक्सपायर होता है, तो उसके बच्चों को जो नियुक्ति होगी उसकी डीएड बीएड अनिवार्य है। हम सरकार से बार बार ये कह रहे हैं कि भाई ये डीएड बीएड की अनिवार्यता को आप समाप्त कर दो। जैसे ही वो अनुकंपा नियुक्ति का होता है उसको संविदा वर्ग 3 पे 2 को उसको नियुक्ति कर दो, नियुक्ति के बाद उसको डीएड करा दो। मैंने 28 अगस्त को डीपीआई में यह विषय उठाया कि चलो आप एक काम करो कि जितने भी डीएड केंद्र हैं इस जिले मध्य प्रदेश के अंदर, आप 5-5 सीट प्रत्येक डाइट केंद्रों में रिजर्व कर दो कि उस जिले में अगर ऐसे अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण अगर आते हैं तो तत्काल उनके बच्चों को वहाँ पे डीएड बीएड की ट्रेनिंग करा दी जाए और तत्काल उनको नियुक्ति। सरकार क्यों नहीं व्यवस्था? आपने जो सवाल खड़े किए हैं, ये हमारा सौभाग्य है कि जो जिसकी सत्ता है जिस पार्टी की, उसके हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, वो तुरंत उत्तर देने को बहुत तेज आतुर हो रहे हैं। लेकिन हमारे साथ ग्वालियर से एक दर्शक है जेपी सिंह जी। जेपी सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल करें। बीपी सिंह जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप सब लोगों को नमस्कार जी। नमस्कार। टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। मैं पत्रकार चाहता हूँ बीजेपी के प्रस्ताव से और पत्रकार महोदय से जी। ये कहना चाहता हूँ कि अभी तक मतलब देश आजाद हुआ, तब से आज तक कांग्रेस या राजनीतिक कांग्रेस मतलब कभी शासकीय कर्मचारी को कोई यूनियन नहीं रही। किसी कर्मचारी जो शासन पार्टी रही है उससे किसी से मतलब नहीं रहा। जब बीजेपी की सरकार हुई, सरकार आज तक राष्ट्रीय कांग्रेस, शिक्षक कांग्रेस यानी कर्मचारी, ये आप सवाल हमारे मुद्दे से जुड़ा सवाल करिए। आप सवाल ये पूछता हूँ कि राष्ट्रीय कांग्रेस, शिक्षक कांग्रेस
जी, मैं मुद्दे में कह रहा हूँ कि जो आप टीवी सेट का वॉल्यूम, आपसे मैं बार बार अनुरोध कर रहा हूं, टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें तो मुझे आवाज सुनाई पड़ेगी। माफ करिएगा, हम आपका सवाल नहीं ले पा रहे हैं। जी, राजसेन से हमारे साथ दूसरे दर्शक हैं अतुल। अतुल जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। अतुल जी, आपका भी टीवी सेट का वॉल्यूम बंद करिए। जी नमस्कार सर। जी सर, मेरा इतना कहना है कि आप हमें, हेलो जी, आप हमें भले 6% डीए ना दें, लेकिन कम से कम हमें शिक्षकों को सम्मान दे दें, शिक्षा विभाग में सम्मिलन कर लें। जी, शिक्षा विभाग में सम्मिलन कर लें। जी, निश्चित तौर पे हम अपने उत्तर लेंगे। जी रजनीश जी, आप जितेंद्र जी का उत्तर दे रहे हैं, हमारे कुछ दर्शकों के भी सवाल हैं आपके सामने। अधिकतर सवाल जो आए हैं वो अध्यापक संवर्ग से आए हैं और कई प्रकार की मांगों को लेकर अध्यापक अपने संघों के साथ में हड़ताल पर भी रहे। सरकार ने, हम सबको पता है, कर्मचारी नेता बैठे हैं, उनको भी पता होगा कि सरकार ने एक समिति बनाई है, उसमें अध्यापक संघ के नेता भी हैं और वो समिति उन तमाम मुद्दों पर विचार विमर्श करते हुए किन मुद्दों पर क्या समाधान निकल सकता है वो पूरी योजना बना रहे हैं। मुझे लगता है कि उस समिति की रिपोर्ट का इंतजार करना चाहिए। वो समिति इन तमाम मुद्दों पर विचार करेगी जो मुद्दे जितेंद्र जी ने उठाए हैं या आपके कई दर्शकों ने। जितेंद्र जी ने एक बहुत बड़ी बात उठाई है कि डीएड बीएड जो उनके लिए अनिवार्य है। देखिए, एक बात तो मेरी बहुत नौकरी दे, फिर उसके बाद उनसे डीएड बीएड नहीं, मेरी एक बात तो बहुत व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कहना है, अनुकंपा नियुक्ति दीजिए, उसको वेतनमान दीजिए, लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी युवा को तब तक स्कूल में पढ़ाने मत भेजिए जब तक उसकी डीएड बीएड या उसका प्रशिक्षण ना हो जाए। उसके साथ में समझौता नहीं होना चाहिए। शिक्षक की गुणवत्ता से मैं इंकार नहीं करता, घर परिवार कैसे चलेगा? नहीं, अनुकंपा, मैंने कहा ना, मैं इंकार नहीं कर रहा हूं अनुकंपा नियुक्ति देने से, वेतनमान देने से, लेकिन उसका प्रशिक्षण, जैसा इन्होंने उपाय बताया कि उसका प्रशिक्षण की व्यवस्था हो, उसकी डीएड बीएड की व्यवस्था हो, इसके साथ समझौता मत करिए। वो आने वाली पीढ़ी को तैयार करने जाता है। मैं मना नहीं कर रहा हूं कि सैलरी ना, मेरा व्यक्तिगत मत है, सरकार के लोग क्या सोचते हैं मुझे इस बारे में नहीं पता, इस पर्टिकुलर इशू के बारे में, लेकिन मैं बहुत प्रभावी ढंग से इस बात को कह रहा हूं, कोई भी व्यक्ति तब तक शिक्षक के नाते स्कूल में ना जाए जब तक कि उसका प्रशिक्षण ना हो जाए, उसकी डीएड बीएड कम से कम ना हो। ये कम से कम सरकारी स्कूलों की अगर हम बात करते हैं तो इस पर समझौता मत करिए, मेरा निवेदन है आप। जी खोगल जी, रजनीश जी ने जो तर्क दिया है उससे आप कितने सहमत हैं? त्रिपाठी जी, मैं रजनीश जी के इस तर्क से पूर्णतः असहमत हूँ। जी, मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की जब मृत्यु होती है तो उसके परिजनों को सहायक ग्रेड 3 के पद पर अनुकंपा नियुक्ति दी जाती है और यदि वो हिंदी मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं होता है तो उसको 1-2 साल का हिंदी मुद्रा लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए समय दिया जाता है। तो जैसा जितेंद्र सिंह जी ने कहा कि अध्यापक संवर्ग के किसी साथी की मृत्यु होती है तो उसके परिजन को नियुक्ति तो दे दी जाए, लेकिन बीएड डीएड और बीटीआई करने के लिए उसको समय दिया जाना चाहिए ताकि उसके परिजन पास आ रहे हैं, ताकि उनका परिवार भूखा न रहे और उसके परिवार की जो उसकी विधवा पत्नी है, उसके बेटे हैं और बेटियां हैं, 2 जून की रोटी तो उनको हासिल हो सके, इसलिए बीएड और डीएड की छूट मिलनी चाहिए और 2 साल का उनको समय देकर परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए दिया जाना चाहिए। बिल्कुल। मैं क्षमा करिएगा, कांग्रेस साहब गलत समझ गए। मैंने नहीं कहा सैलरी ना दी जाए, मैंने नहीं कहा उनके बच्चे भूखे मरे, उनका परिवार कहीं ना कहीं परेशान हो, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने निवेदन अलग किया है और उस निवेदन को मैंने कहा कि मेरी व्यक्तिगत पीड़ा है और अगर उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था हो जाए, मेरा डीएड बीएड और प्रशिक्षण के साथ में समझौता ना करने की बात है। मैं नहीं कह रहा हूं उसको ये वेतन, आपका कहना है कि उनको अनुकंपा दी जाए, उनको तनख्वाह दी जाए, फिर ये तो मत कहिए कि डीएड बीएड को छूट दी जाए, 2 साल बाद करें, लेकिन मेरा कहना स्कूल में जा रहे हैं तो उसको कम से कम उसको प्रशिक्षण मिल जाए, कुछ व्यवस्था डीएड बीएड की जो हो वो हो जाए। और अब रही बात अनुकंपा की नीति बनाने की अध्यापक संवर्ग में, जो अभी बात जितेंद्र जी उठा रहे थे, देखिए मैंने कहा कि उसके बारे में निर्णय का सवाल उस समिति के पास में है। एक समिति जो सरकार ने बनाई है, वो समिति विचार करेगी, क्या नीति बनकर आती है हम सबके सामने आएगी उनकी रिपोर्ट आने के बाद में, तो उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता क्योंकि सरकार ने वो समिति बना दी है।
शायद जितेंद्र जी और खोगल जी संतुष्ट होंगे। वक्त हो चला है हमें राघवेंद्र जी से विशेष टिप्पणी लेने का, लेकिन हमारे साथ अलग अलग कुछ दर्शक हैं, हम उनके सवाल ले लेते हैं, फिर राघवेंद्र जी के पास चलते हैं। जी, सबसे पहले दतिया से हमारे साथ आज बहुत दर्शक जुड़ रहे हैं। ब्रजेश जी, आपका स्वागत है इस खास कार्यक्रम में, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है, आप टीवी सेट का वॉल्यूम बंद कर दें। जी सर, जी सर। जी, सवाल करें ब्रजेश जी। सर, मैं सवाल ये करना चाहता हूँ जी कि सर एक अपने हमारे जो बीजेपी के प्रवक्ता जी है, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि किसानों की लेकर आप जो बात कर रहे हैं जी, आपकी सरकार ने पहले की थी किसानों को 24 घंटे बिजली देंगे जी, उसके बाद सामने बात आ रही है कि आज गांव में ये स्थिति है कि आप 24 घंटे बिजली के नाम पर सिर्फ 4 या 5 घंटे बिजली दे रहे हैं, उसके बाद भी 1 या 2 बस दे रहे हैं, जिससे उनकी मोटरें जो पंप होते वो भी नहीं चल सकते जी। इसके अलावा उससे ब्रजेश जी, आपका सवाल आ गया है। मुद्दा आज हमारा कर्मचारियों से जुड़ा था, आपने किसानों से जोड़ा है, लेकिन चूंकि आप हमसे जुड़े हैं और हमारे प्रवक्ता से पूछा है, तो हम उत्तर आपको जरूर दिलवाएंगे। हमारे साथ एक और दर्शक हैं सागर से, महादेव जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल करें। जी नमस्कार त्रिपाठी साहब, हमारा सवाल आपसे है। अरे मेरे को प्रश्न करने दीजिए, मुझको उत्तर मत दिलवाइए, पर आप ठीक है सवाल करें। नहीं सर, हमें एक प्रश्न आपसे है कि जैसे विज्ञापनों में देखते हैं कि मध्य प्रदेश भारत का बहुत विकसित प्रदेश हो गया है जी। भारत में सबसे ज्यादा वैट टैक्स, स्टाम्प ड्यूटी और जमाने के टैक्स भारत में सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है जी। फिर मतलब प्रदेश का खजाना खाली क्यों है? और दूसरा ये है कि जितनी भी योजनाएं लागू की जाती हैं, तो मेरा ऐसा अनुभव है कि उसकी मैक्सिमम रकम इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे सरकार अपने महिमा मंडन पे खर्च कर रही है जी। तो इन पक्षों को आप लोग क्यों नहीं टच करते? चलिए, ये आपने सवाल भी किया और खुद उत्तर भी दे दिया, तो चलिए मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में पूरा खर्च कर देते हैं, लेकिन एक सवाल आपने और किया था कि जो आर्थिक मुद्दे से जुड़ा है, मैं बता दूं, मैं किसी आर्थिक जो जानकार होगा उससे मैं ये पूछ कर उत्तर दे पाऊंगा। अभी मेरा मुद्दा कर्मचारियों से जुड़ा है। आपने सवाल किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ एक और दर्शक हैं जबलपुर से, निखिल जी। निखिल जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में, अपना सवाल करें। हेलो जी, सवाल करें निखिल जी। मैं नितिन कछवाहा बोल रहा हूँ जी। माफ करिएगा नितिन जी। जी जबलपुर एमपीबी मतलब एमपीईएसबी अनुकंपा आश्रित हूँ सर। ये हम लोगों को अनुकंपा नियुक्ति जो दी गई है अभी, मतलब ऐसा दिया गया है कि इसमें कुछ भी नहीं हो पा रहा सर। मतलब अगर रेशो लिया जाए तो 7,000 में से सिर्फ केवल 27 लोगों का हुआ है। आप एमपीबी में हैं? जी, एमपीबी में मेरे पिताजी थे जी। मैं अनुकंपा आश्रित हूँ, उनका बेटा। चलिए, उसमें मुद्दा हमारा ये नहीं था, लेकिन आपने हमारे माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। निश्चित तौर पे रजनीश जी इसको सुन रहे हैं, एक निश्चित फोरम पे इस बात को उठाएंगे। जी राघवेंद्र जी, वक्त है आपकी विशेष टिप्पणी का। मैं इसमें 2 बातें करना चाहूंगा जी। एक तो रजनीश जी ने किसानों को लेकर जो बात कही थी जी, मेरा किसानों पे फिर लेकर नहीं, मैं सिर्फ एक, चूंकि उन्होंने कहा था, मैंने उसमें उस वक्त टोका टाकी नहीं की। जब मैंने कहा कि मेरा क्रम आएगा तब मैं उस पर बात करूंगा। 2 वाक्यों में मैं कहना चाहता हूँ कि सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए बधाई किसानों को। लेकिन जहां तक किसानों को मुआवजा देने की बात है, उस पर मैं ये कहना चाहूंगा कि किसानों से 11,000 करोड़ रुपए बीमे के तौर पर किस्त के रूप में जमा हुए जी, ठीक है, और सरकार ने 12,000 करोड़ रुपए किसानों को मुआवजा दिया जी। तो कुल मिलाकर किसानों को सिर्फ 1,000 ही दिए गए, बाकी तो उन्होंने खुद ही जमा किया। ये अब विश्लेषण का विषय हो सकता है कि इसमें कितना गणित लगेगा कितना नहीं लगेगा, लेकिन मैं किसानों की बात ही करता कि 11,000 उनसे लिए और 12,000 करोड़ रुपये उनको वापस किया, सिर्फ 1,000 का फायदा। दूसरी बात जो चल रही थी बहुत देर से, डीमेट, वो इसकी डीएड वाली जी, उसमें मैं मुझसे एक जुड़ा किस्सा है, मेरे एक परिचित लोगों का किस्सा है, मैं बताना चाहूंगा कि उसमें एक अध्यापक की मृत्यु हुई, उसकी पत्नी को नौकरी दी गई, शिक्षक की नौकरी दे दी गई जी। अचानक अधिकारियों को ध्यान आया कि ये तो डीएड किया ही नहीं है, तो शिक्षक की नौकरी कैसे होगी? 8 महीने काम करने के बाद उसको उस नौकरी से इस्तीफा दिलवा दिया गया जी, और कहा गया कि ये हमने गलती से आपको नियुक्ति दी थी। मामला सीएम तक था, सीएम ने कहा कि इस पर विचार करेंगे और कुछ ना कुछ नियम में बदलाव किया जाएगा। मैं बताना ही चाहता हूं, जो चिंता व्यक्त की जा रही थी कि भाई कम से कम वो परिवार भूखा ना मरे, ऐसी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। तो मैं बताऊं आपको कि नियुक्ति दे दी गई, उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया, 8 महीने करीब नौकरी भी कर ली, वेतन भी मिल गया, और उसके बाद उनको नौकरी से इस्तीफा दिलवा दिया गया कि आपकी कुछ व्यवस्था कर दी जाएगी।
ऐसा हुए भी 1 साल से ऊपर हो गया है, ना तो कुछ व्यवस्था हुई है ना उनको नौकरी मिली है दोबारा। आप इस बुरी तरह से थोड़ी रजनीश जी को आप घेर सकते हैं। नहीं, मैं सिर्फ घेर नहीं रहा हूँ, घेरने की बात नहीं, मैंने मुद्दा अलग रजनीश जी बात रखी। रजनीश जी, मैं आपको घेर नहीं रहा हूँ, मैं तो वो विसंगति बता रहा हूँ सही बात है, जिसकी वजह से जायज हो सकती है, जिसकी वजह से लोग परेशान होते हैं और कई बार सरकार की अच्छी मंशा के बावजूद सरकार को अपयश मिलता है। और ये जो चीजें आ रही है इसकी डीएड वाली, ये वैसे भी राज्य सरकार का मामला नहीं है इन दिनों, ये केंद्र की पूरी व्यवस्था है। क्योंकि मैं उस मामले से जुड़ा हुआ था, मुझे पता चला कि सरकार तो चाहती है लेकिन केंद्र सरकार का इसमें एक पैंच है कि जब तक वो डीएड नहीं कर लेगा तब तक उसको नियुक्ति नहीं दी जाएगी। जबकि उसका बीच का रास्ता ये निकल सकता है जो सब चर्चा में निकल गया है कि आप पहले नियुक्ति दो, फिर उसको अवसर दें कि वो साल भर में 2 साल में डीएड कर ले, तब तक कम से कम उसके परिवार का गुजारा हो और वो भूखे मरने की स्थिति में ना आए। कम से कम शिक्षक वर्ग के साथ तो ये बदसलूकी या इस तरह की असंवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए। लेकिन मामला ये मुझे लगता नहीं कि सरकार के हाथ का, ये तो केंद्र का मामला है, लेकिन राज्य सरकार अगर इसमें मेहनत करेगी, जोर देगी, कर्मचारी दबाव बनाएंगे तो शायद कुछ अनुकंपा वालों का भला हो सके। चलिए, आपने ये बात अच्छी रख दी सामने कि ये केंद्र सरकार का मामला है। जी जितेंद्र जी, आपसे भी थोड़ा संक्षेप में जाने, समय समाप्त हो रहा, कि ये केंद्र सरकार मामला है, इसमें राज्य सरकार क्या कर सकती है? देखिए, बात इच्छा शक्ति की है जी। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, इस प्रदेश में बहुत से भाषणों में मैंने सुना है मुख्यमंत्री जी को कि वो बार बार कहते हैं कि इस देश में सिर्फ 2 चीजें नहीं बदली जा सकती, एक रामायण की चौपाई, दूसरी कुरान की आयत। ठीक है, राइट टू एजुकेशन में ये नियम है कि साहब जो ट्रेंड होंगे वही शिक्षक होंगे, जो आया है। मैंने जो विषय कहा, मैंने ये कहा कि जो यहाँ के डाइट केंद्र हैं वो क्या सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ में थोड़ी ना आते हैं, वो तो मध्य प्रदेश की व्यवस्था है। तो हमारा ये कहना है कि आप कुछ तो कदम आगे बढ़िए, कुछ तो आप रास्ता दिखाइए। आप उनको जैसे ही होता है, तो मैंने कहा कि आप प्रत्येक डाइट में 5 से 10 सीटें रिजर्व रखिए ना ऐसे प्रकरण के लिए। आप तत्काल जैसे, तो कम से कम उस परिवार को ये तो लगेगा कि मैं अगर डीएड कर लूंगा तो तुरंत मुझे वो हो जाएगा। आप घर क्यों बैठा कर रख रहा हो? आज 2010 से इस प्रदेश में शिक्षकों को अनुकंपा नियुक्ति मिलना बंद हो गया है 2010 के बाद। तो ऐसी स्थिति, आज 5 साल आपने इंतजार में निकाल दिए। आज अगर आपने निर्णय लिया होता तो आज 2 साल में डीएड और बीएड करके लोग आज अपने परिवार की आजीविका चलाते। बात उसकी है। दूसरा एक त्रिपाठी जी, ये तो शिक्षा उसकी बात होगी। मैं एक दूसरा बहुत गंभीर मुद्दा उठाना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश की जो 2013 में भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र था, उसमें जो हमारे 5.5 लाख 6 लाख कर्मचारियों का, ये पूरे 55 विभागीय कर्मचारियों की बात कर रहा हूँ, वहां पे भी अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बहुत बड़ी विसंगति है। उसमें भी हमने बार बार ये विषय उठाया था। मनोज कुमार जी जब प्रमुख सचिव थे मुख्यमंत्री जी के, हमने उनको ब्रीफ किया, हमने बिठाया, ये दादा बैठे हैं हमारे खोंगल जी, उसमें बड़ी विसंगति थी। अब विसंगति में आपको बताता हूँ, मैं विसंगति ये बताता हूँ कि ऐसा नियम था कि आप अगर कोई एक्सपायर होता है तो आपको 7 साल के अंदर आपको अनुकंपा नियुक्ति हेतु आवेदन करना है। मैं अब कहना चाहता हूँ कि मान लीजिए कोई पिता एक्सपायर होता है और उसके बच्चे की आयु 8 साल है, तो इस देश का संविधान जो ये कहता है कि 18 साल उम्र होने के बाद ही आप अनुकंपा नियुक्ति के लिए आपको मतदान के लिए आपको वो होता है। तो जब वो 18 साल का होगा, जब 12th पास करेगा, जब ही ना अनुकंपा नियुक्ति के लिए पात्र होगा। ऐसा नियम क्यों? इस नियम के कारण हमारे हजारों प्रकरण इस प्रदेश में लंबित हैं। इसको क्या सरकार क्यों नहीं कर सकती? जितेंद्र जी, अब आपने खुद ही बात कही है तो खोगल जी से भी ले लेते हैं। सारे आरोपों का उत्तर संक्षेप में हम राजनीति जी से ले लेंगे। जी खोगल जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। त्रिपाठी जी, दरअसल मैं मानवीय संवेदना से जुड़ा जो प्रश्न है अनुकंपा नियुक्ति का, राघवेंद्र सिंह जी ने भी जो कहा, यह केवल अध्यापक संवर्ग का नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के सभी वर्गों के संवर्गों के कर्मचारियों से संबंधित है। आज मध्य प्रदेश का कोई भी शासकीय सेवक अगर दिवंगत होता है तो उसके आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि उसके पिताजी के मरने के बाद जो पद रिक्त हुआ उसको समाप्त मान लिया जाता है। जो कर्मचारी सेवानिवृत्त होते हैं उन पदों को समाप्त मान लिया जाता है। और जब अनुकंपा नियुक्ति कैसे मिल पाएगी जब सेवानिवृत्ति के बाद और मृत्यु के बाद में पद ही समाप्त कर दिए जाएंगे? तो मध्य प्रदेश में आज ये स्थिति है कि पूरे विभिन्न विभागों में लगभग 10 से 12 हजार कर्मचारी अनुकंपा नियुक्ति के लिए, और कर्मचारी दिवंगत शासकीय सेवकों की विधवा पत्नियां दफ्तरों के चक्कर काट रही अनुकंपा नियुक्ति के लिए, लेकिन अनुकंपा नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। अनेक विभाग है जहाँ 100-100, 200, 500 अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरण कई वर्षों से लंबित है और अनुकंपा नियुक्ति जबलपुर से सवाल ही आया एमपीबीसी के 7,000 में से 7 लोगों को मिली। जी खोगल, रजनीश जी, हम चाहेंगे संक्षेप में
दोनों कर्मचारी नेताओं का आप उत्तर दें तो फिर हम अपना प्रोग्राम मैं बात वहीं से शुरू करता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज जी की प्राथमिकताएं हम सबको पता है, इसके बावजूद भी जो संकट किसानों पर है, खेती पर है, उनको सबसे पहले राहत देना है। इसके बावजूद भी कर्मचारियों का ध्यान रखा और नवरात्रि में दीपावली के पहले 6% डीए की घोषणा की। कर्मचारी नेताओं को मुझे लगता है जो बल्ले बल्ले आपने कहा, ऐसे समय में भी मुख्यमंत्री जी ने अपना सौहार्द कर्मचारियों के साथ में बनाए रखा। कर्मचारियों इस मामले में तो बड़ा हृदय रखें, उदारता के साथ में। जो कर्मचारी कुछ आपके कह रहे थे आपसे कि हमारे तो 600 रुपए बढ़े, या हमारे तो 200 रुपए बढ़े, या हमारे तो 400 रुपए बढ़े, मुझे लगता है कुछ लोग ऐसे हैं जिनको 500 रुपए भी नहीं मिलते महीने में जी। तो मुझे लगता है उनसे तुलना करके देखिए, जिनको बहुत मिल रहे हैं उनसे तुलना करेंगे तो ये मांग कभी समाप्त नहीं होगी। थोड़ा सा आप ही पूछ लीजिए, हम तो पूछ नहीं पाए, उत्तर भी नहीं दिया जितेंद्र जी ने न खोगल जी ने कि बल्ले बल्ले की जगह हमें क्या रखना था। मैं कम से कम उस मामले में कई वर्ग में आपके एक दर्शक कह रहे थे कि 3500 रुपए मिलते थे, 26,000 मिलने लगे इन्हीं 10 सालों में जी। तो ये मैं नहीं कह रहा, आपके दर्शक जो कर्मचारी हैं उनका फोन आया था। तो देखिए, मुझे केवल इतना कहना है, मांगे कर्मचारियों की रहेंगी, पहले भी रही हैं, आगे भी रहेंगी। कई विसंगतियां होंगी, वो दूर होती हैं, होती जाएंगी, होना भी चाहिए। पर एक बात तो साफ है, मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के प्रति, किसानों के प्रति अनुदार भाव नहीं रखा, उदारता के साथ में पेश आए, संवेदनशीलता के साथ में पेश आए। तो हम भी बड़ा मन रखें, अगर किसानों के साथ में कोई संकट है तो कर्मचारी भी आगे आए कि भाई किसानों के साथ संकट है, हम भी आगे खड़े हैं, पहले इनकी चिंता होनी चाहिए। जी जी रजनी जी, चूंकि हमारा समय समाप्त हो गया है, आपने हमारे से इस कार्यक्रम में भाग लिया, आपने उत्तर दिया, दर्शकों का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये हमें आपने बताया नहीं अंत तक कि बल्ले बल्ले की जगह क्या होना चाहिए। खोगल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राघवेंद्र जी, आपकी विशेष टिप्पणी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की कर्मचारियों की, उनके हालात और उनकी राजनीति की। कर्मचारी कोई भी हो, क्यों संतुष्ट नहीं होते, यह हम नहीं कहते। यह आए दिन कर्मचारियों के द्वारा ही बुलंद किए जाने वाला यह नारा, हमारी मांगे पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, आम जनता तक संदेश पहुंचाता है। शायद आगे भी इसी नारे का शोर गूंजता रहेगा। भले ही शिवराज सरकार ने दिवाली के पहले उन्हें 6% डीए बढ़ाए जाने का तोहफा दे दिया हो। कुल मिलाकर कहना यही होगा कि इस लोकतंत्र में कमियां और खामियां निकालने के साथ अपने हक की मांग का पुलिंदा बनाना शायद लोगों की फितरत में शुमार हो गया है। अंत में कहना यही होगा कि आंखों में है खुशी और दिल में है गुबार, क्योंकि डायरी में लिखा है बहुतों का उधार, और कठिन परिश्रम ही है वो कुंजी, वो आधार जो कर सकता है समस्त सपनों को साकार। आज के लिए बस इतना ही। मैं एस त्रिपाठी आपसे विदा लेता हूं। फिर मिलेंगे आपसे जुड़े किसी नए मुद्दे, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। This program is sponsored by CXCT. सीएक लाई है 5 प्रोजेक्ट्स में शुभ अवसर, स्वामित्व के साथ लाभ ही लाभ। सीएक औद्योगिक क्षेत्र, धार्मिक पर्यटन, सीएक एग्रो, एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया, सीएक सैटेलाइट सिटी भोपाल। सिर्फ 2 से 3 लाख के पेमेंट कर, शेष 2 से 5 साल की किश्तों में। सीएक 26 वर्षों से प्रतिष्ठित मध्य प्रदेश की सफल स्थानीय कंपनी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें, कॉन्टैक्ट 9098991000। भोपाल निवासी एक साधारण गृहिणी निर्मला कुल्हारे का इंजीनियर बेटा सौरभ कुल्हारे न्यूयॉर्क के रोचेस्टर इंस्टीट्यूट में कंप्यूटर का प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीट करने वाला है। अमेरिकन कंपनी में प्लेसमेंट संभावित है। सौरभ और उसकी मां का ये सपना मध्य प्रदेश सरकार की अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को प्रतियोगी और प्रवेश परीक्षाओं के मुफ्त प्रशिक्षण की योजना से पूरा हुआ है। पिता के आकस्मिक निधन के बाद सौरभ की राह में अनेक मुश्किलें आईं, लेकिन दृढ़ निश्चयी सौरभ और उसके परिवार ने हार नहीं मानी, सफल होकर ही दम लिया। सौरभ का परिवार बेहद खुश है। निर्मला अपने बेटे की कामयाबी का पूरा श्रेय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को देती हैं। वे कहती हैं, सरकार मदद नहीं करती तो उच्च शिक्षा के लिए सौरभ अमेरिका नहीं जा पाता। प्रदेश सरकार SC/ST विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतियोगी एवं प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए
मुफ्त कोचिंग के अलावा रहने खाने तथा अन्य सभी जरूरी सुविधाओं के साथ साथ आर्थिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। यदि आप भी ऊंची उड़ान के इच्छुक हैं तो पैसों की चिंता छोड़ मेहनत के लिए कमर कस लें। आपके सपनों को साकार करेगी मध्य प्रदेश सरकार। स्वराज एक्सप्रेस की खबर का असर, महिला किसान से बदतमीजी करने वाले भिंड कलेक्टर मधुकर आग